गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BSOE, ठीक है, क्या सब्जेक्ट है, BSOE 143 पर्यावरणीय समाजशास्त्र के चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा। लास्ट के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आसान है और इजी भी चैप्टर हैं। तो इस वीडियो में आपको यूनिट 13, ठीक है, यूनिट 14 और यूनिट 15, यानी इस टोटल 3 चैप्टर को मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या हमारा चैप्टर नंबर 13 है, यूनिट नंबर 13 क्या है, वन आधारित आंदोलन, यानी वो आंदोलन पढ़ेंगे जो वन आधारित आंदोलन, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। ठीक है भैया, पर्यावरण का सबसे बड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, वन आधारित आंदोलन, चिपको आंदोलन। ये आपके एग्जाम में आ सकता। तो इसी पॉइंट को देखेंगे जो उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन का हुआ था भैया उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, यहाँ पर रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, ठीक है। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए पेड़ की कटाई हो रही थी, तो उत्तराखंड के गढ़वाल लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है। उसी को चिपको आंदोलन बोला जाता है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको अहिंसक आंदोलन भी बोला जाता है, ठीक है, इसी चिपको आंदोलन को, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की पूरा अहिंसक तरीके से हुआ था। तो यहाँ पर देखिएगा 13.3 में क्या है, वन आधारित चिपको आंदोलन। चिपको हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर के संघर्ष करना कोई नई बात नहीं, यानी कह सकते हैं कि हमारे देश में भाई जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लेकर के जो संघर्ष है, ठीक है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन राज्य विकास के लिए अपने लोगों को दी जाने वाली स्वायत्तता के साथ कला स्पष्ट है। नहीं, जो राज्य होता है, जो सरकार होती है, वह विकास के लिए क्या करता है भाई, कई बार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या पेड़ों की कटाई करता है या चीज़ों को विकास के लिए करता है। लेकिन इससे क्या होती है, लोगों की समस्याएं हो जाती हैं। सीमांत लोगों के अधिकारों की रक्षा और देश में औद्योगिक तथा वाणिज्य विकास का नेतृत्व करने के बीच हमेशा तनाव रहा। यानी कहते हैं कि ज़्यादातर हमें देखते हैं कि लोगों का विकास करने के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और वाणिज्यिक विकास के लिए लगातार क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। तनाव युग से जारी ज़्यादातर लोगों ने मनमाने अतिक्रमण को खुद से बचाने के लिए विभिन्न रणनीति का सहारा लिया। सीमांत लोगों ने अक्सर खुद को हाशिए पर पाया है और संसाधन पर इस तरह के जबरदस्त राज प्रायोजित घुसपैठ को खुद से बचाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो उन्हें लगता है कि वह उनके संसाधन है। नहीं कह सकते कि जब सरकार क्या करती है, पेड़ों को नुकसान पहुंचाती है, पर्यावरण का दोहन करती है, तो जो आम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या करते हैं, मुहिम चलाते हैं, जो आंदोलन करते हैं, ठीक है। वनों, बगीचों, बागों और भूमि को ग्रामीण की सामान्य संपत्ति के रूप में माना जाता है। देखो, जो वन है, जो जंगल है, गांव के जो लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो उसको क्या मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं, ठीक है। सार्वजनिक संरक्षण और वन पशुपालन को सावधानी पूर्वक तथा नाजुक तरीके से, अच्छी तरीके से सुरक्षित किया जाता है, जब तक वह अतिक्रमण औपनिवेशिक नीतियों के प्रभाव में नहीं आए। हालांकि शुरू से ही प्राकृतिक संसाधन सभी समुदाय के लिए हुआ करते हैं, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है वह सभी के लिए है, आम जनता के लिए है। अगर प्राकृतिक संसाधनों का सरकार किसी तरह से दोहन करती है तो आम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आंदोलन करते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि शुरू से ही प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए हैं और जो पीढ़ी दर पीढ़ी सावधानी पूर्वक उनका पालन पोषण और उनकी देखभाल भी किया करते हैं। भाई प्राकृतिक संसाधन तो हम सभी लोग जीवित हैं, उन्हीं से तो हमारी हर चीज़ की भरपाई हो रही, खान पान जो है। बाहरी लोगों द्वारा इन संसाधनों के अचानक हड़पने से ग्रामीण के जीवित रहने और आजीविका चलाने की संभावना के लिए, मान लो कि जो संसाधन है, जिन चीज़ों पर स्थानीय लोग या गाँव के लोग निर्भर हैं, अगर उसी को काट दिया जाएगा, पेड़ों को काट दिया जाएगा, तो आम लोगों की जो कह सकते हैं कि रोजमर्रा की आजीविका है उसके लिए गंभीर संकट पैदा हो जाता है। उन्होंने अपनी हरी भरी भूमि और जंगलों पर इस तरह के अतिक्रमण को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई की। यानी जो चिपको आंदोलन की बात करें भाई, जब चिपको आंदोलन की अगर बात करूँ, जब सरकार पेड़ों को काटने का फैसला करती तो लोगों ने क्या किया, पेड़ों से चिपक गए और पेड़ों को उन्होंने नहीं काटने दिया, उन्होंने क्या किया, उस अतिक्रमण को रोकने के लिए कार्रवाई की।
आंदोलन की जड़ में जाने से पहले आइए हम संक्षिप्त में गढ़वाली समाज के सामाजिक भौगोलिक अध्ययन का अध्ययन करें ताकि हम संघर्ष को आसानी से समझ सके। हमारे आंदोलन के स्तर गढ़वाल की स्थिति को बेहतर ढंग से इस मैप से, यानी ये जो चिपको आंदोलन हुआ था यह उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड जो है, जो गढ़वाल इलाका है, वह पूरी तरीके से जो वन है, जो जंगल है, उसी पर क्या करते भैया, निर्भर है। यानी उत्तराखंड के जो गढ़वाल के लोग हैं वह पूरी तरीके से वनों पर ही उनका रोजी रोटी है, खान पीन उसी पर है। अब मान लो जब सरकार ने रेलवे के विस्तार के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए पेड़ों को काटने का आदेश देती है, तो क्या होता है, उत्तराखंड के गढ़वाल में पेड़ों को काटने को लेकर के वहाँ के लोगों ने एक आंदोलन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन। इसमें लोगों ने क्या किया, जाकर के सब लोग क्या करते भाई, पेड़ों से चिपक गए थे, ठीक है, भैया हम पेड़ कटने नहीं देंगे, पेड़ कटेंगे। और बाद में सरकार क्या करती है, इस फैसले को वापस ले लेती है और यही चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है और फेमस है। इस यानी चिपको आंदोलन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे क्या है, उत्तराखंड की सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना हमारे आंदोलन स्थल का मानचित्र है। यानी कह सकते हैं उत्तराखंड जो है पूरी तरीके से क्या है, वो प्राकृतिक वातावरण ज़्यादा है, ठीक है। यानी उत्तराखंड का जो भाई पूरा जंगली और कह सकते हो कि पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पर जो जंगल है, जो वन है, उन्हीं पर वहाँ के लोगों का क्या है, आजीविका है, खान पान उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर भाई उत्तराखंड में जो जहाँ पर लोगों की आजीविका पूरी तरीके से अगर मैं बात करूँ पेड़ों पर निर्भर करती है, जंगल पर निर्भर करती है, अगर वहाँ पर जंगलों को काटा जाएगा तो लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इसलिए कह सकते कि वहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें उनके लिए थी। अगर वहाँ पर जब पेड़ों की कटाई की बात आई तो उन्होंने क्या किया, इसका अरे जो है ये अनमोड़ा जिला है, ठीक है, पिथौरा और नैनीताल वहाँ से ये लगता हुआ जिला जहाँ पर इस आंदोलन को किया गया था, इसे गढ़वाल क्षेत्र को बोला जाता, यहीं पर कह सकते हैं इस आंदोलन को किया गया था, ठीक है। इस आंदोलन में अगर मैं देखूँ चिपको आंदोलन की जो आधारशिला रही, हालांकि उसमें यही मुख्यतः जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें पेड़ों से लोग जाकर के चिपक जाते हैं ताकि और इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी चिपको आंदोलन में जो वहाँ की महिला थी उनकी एक बड़ी भूमिका माना जाता है, क्योंकि भाई महिलाएं जो वही खान पीन करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, तो महिलाओं को जलावन की लकड़ियां हो या उसी पर निर्भर करें। यानी महिलाओं की कह सकते हो कि भैया इस चिपको आंदोलन में एक बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है, ठीक है, और उसी की आधारशिला इसमें हमें देखने को मिले। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ किन लोगों का योगदान रहा, ठीक है। विरोध के कारण क्या थे, तो विरोध के अगर मैं कारण का तो मैंने आपको बता दिया कि भाई रेल की लाइन बिछाने के लिए जो सरकार जो क्या कर रही थी, जंगलों को जो काट रही थी, इसके लिए क्या होता है, ये आंदोलन पूरा हुआ था, इसी का यहाँ पर विरोध हो रहा था, भाई हम पेड़ को कटने नहीं देंगे, ठीक है। रेलवे लाइन का निर्माण करने के लिए उसको सरकार ने पेड़ों को काटने का जब आदेश देती है तो उसका विरोध होता है, ठीक है। इसी को लेकर आंदोलन के नायक और पात्र कौन है, अगर मैं चिपको आंदोलन के नायकों और पात्रों की बात करूं तो इसमें दो नाम हैं, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है, और उनकी जो पत्नी है, ये सुंदरलाल बहुगुणा की फोटो है, ठीक है, देखिएगा ये आंदोलन इन्होंने किया था, चिपको आंदोलन में मुख्य पात्र थे, ठीक है भैया, सुंदरलाल बहुगुणा है और इनकी वाइफ है, इनकी फोटो यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है, और इनका नाम क्या है, नैटियाल बहुगुणा, ठीक है, इनकी पत्नी है। यानी इन दो लोग क्या थे, चिपको आंदोलन में पूरी तरीके से इनकी भूमिका है, सुंदरलाल बहुगुणा की चिपको आंदोलन में विशेष रूप से इन दोनों की भूमिका रही है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में वहाँ पर किया गया था। यानी लोग यहाँ पर पेड़ों से चिपक गए थे, ये भी एक प्रकार का क्या था, अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। पूरी तरीके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे चैप्टर नंबर 13 का क्या आपका सारांश आ गया है, तो चैप्टर नंबर 13 बहुत ईजी है, बहुत ईजी ये चैप्टर मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। चलिए चैप्टर नंबर 14 यानी यूनिट नंबर 14 बता देता हूँ। देखिएगा क्या है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 क्या है, जल आधारित आंदोलन, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा क्या है भाई, एक नदी है, ठीक है। इस नदी पर क्या हो रहा था, एक बांध बन रहा था, ठीक है, ठीक है। और जब बांध बनता है तो क्या होता है, लोगों को हटाया जाता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इस पर कौन सा बांध बन रहा था, सरदार सरोवर परियोजना चल रही थी कि भाई हम नदियों पर क्या करेंगे,
बांध बनाएंगे, ठीक है। और इसी बांध को लेकर के भाई बांध ना बने लोगों का होगा, इसी को लेकर के यानी पर्यावरण सही नहीं होगा, या मान लो नदी पर बांध बन जाता तो उससे बहुत सारे गाँवों को हटाया जाता है। इसको लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। ये क्या है, जल आधारित आंदोलन में हम क्या पढ़ेंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वह महाराष्ट्र, और अगर मैं बोलूँगा तो ये जो आपका स्टेट है, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मूलतः इसमें 2 राज्यों का इसमें नाम आता है, वैसे 3 राज्य हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में अगर आप देखोगे प्रस्तावना को हम देखेंगे भाई, प्रस्तावना इसमें मेधा पाटेकर हैं, ठीक है। मेधा पाटेकर क्या थी, इसमें इस आंदोलन की मुख्य नेता मानी जाती है। किसको, मेधा पाटेकर। कौन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर को माना जाता है, ठीक है। और इस जो आंदोलन हुआ था जैसे भाई कि जलमग्न हो जाता था ये भाई, जहाँ पर नदी होगी वहाँ पर जलमग्न, गांव भर जाएगा। आदिवासियों के भाई सबसे बड़ी जो समस्या थी कि अगर ये सरदार सरोवर बांध बनेगा, सरदार सरोवर जो परियोजना है बांध बनाने का बात थी, जब वहाँ पर बांध बनेगा तो लोगों का पुनर्वास, जैसे मान लो कहीं पर बांध बनता है ना, तो आसपास के जो लोग, बांध तो बहुत बड़ा बनेगा तो आसपास के गांव को वहाँ से हटा के कहीं पर बसाया जाएगा। तो भाई उनको जो बसाया जाएगा वो कैसे बसाया जाएगा, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनका पुनर्व्यवस्था किस प्रकार से होगी, इसी को लेकर के बहुत सारा विवाद था। इसीलिए कह सकते हो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। ये भी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आ सकता है, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है भैया। देखिएगा, नर्मदा का स्थान निर्धारित करना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश एमपी के सोरहाट जिले में स्थित मैकाल पर्वत में अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा क्या है, मध्य प्रदेश से निकलती है। यह नदी तल की ऊंचाई से लगभग 1051 मीटर है। यह नदी पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। आगे चल करके 41 प्रमुख सहायक नदियाँ, यानी 41 प्रमुख सहायक नदियाँ क्या है, नर्मदा में मिलती हैं। नदी का कुल जलग्रहण का क्षेत्र क्या है, 58, अगर आप देखोगे 58,796 है, ठीक है। इसके पूर्व में मैकाल पर्वत, उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा की वर्णमाला पर्वत है। नदी मध्य प्रदेश के अगर आप देखोगे सोरहाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर यानी खंडवा, ये सारे जिलों से होती हुई नर्मदा नदी क्या मध्य प्रदेश में बहती है। नदी झबुआ जिले यानी एमपी के, महाराष्ट्र में धुमले जिले, यानी जो नर्मदा है वह महाराष्ट्र, ठीक है, और मध्य प्रदेश और गुजरात का जो बड़ौच है इनके बीच में क्या करती है, एक द्विज सीमा बनाती है, ठीक है। भड़ाउच में जिले में गुजरते हुए नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। इसलिए ऐसा लगता है कि नदी वास्तव में जल का एक अंतरराज्यीय संसाधन, यानी ये जो नदी है, जो नर्मदा है, वो लगभग 3 राज्यों से भैया क्या है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई गुजरती है, जिसे 3 पड़ोसी राज्यों द्वारा साझा किया जाता है। लेकिन तीनों राज्य का आपस में विवाद होने के कारण क्या है, विवाद बना रहते हैं। तीनों राज्य हमेशा कह सकते हैं नर्मदा नदी को लेकर के लड़ते रहते हैं, ठीक है। नदी का लंबा रास्ता तय करती है और कई क्षेत्रों में भौगोलिक विशेषताओं के कारण, लक्ष्यों के कारण इसे क्या घुमावदार रास्ता होकर गुजरना पड़ता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा दृश्य में, आपको इसमें बताया गया। तो ये नर्मदा पर क्या हो रहा था भाई, नर्मदा जो नदी है, पूरी तो नदी के बारे में बताया, इस पर क्या बना था, सरदार सरोवर एक परियोजना थी जिस पर इस नदी पर क्या बनाना था भैया, बांध बनाना था। और इस नदी पर जो बांध बनने वाला था उसी बांध को लेकर के, बांध ना बने इसी को लेकर के एक आंदोलन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नदी पर मानव शोषण का एक तीव्र दबाव है, यानी कह सकते नदी पर बहुत ज़्यादा दबाव है, यानी लोग उस पर बहुत ज़्यादा आश्रित हैं पीने के लिए, और पशु हैं दुनिया भर के उस पर आश्रित बहुत ज़्यादा हैं लोग नर्मदा पर, ठीक है। इसको लेकर के संघर्ष पथ का निर्धारण कैसे हुआ, यानी जो संघर्ष कहाँ से हुआ, देखिएगा गुजरात राज्य में नर्मदा जल विवाद न्यायीकरण के समक्ष बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, यानी इस पे बांध बनना था, गुजरात ने बोला। राज्य ने दावा किया कि बांध से अवशेष और अतिरिक्त पानी का जो संग्रह करके एक जलकोष का, यानी हम पानी को इकट्ठा करेंगे नर्मदा का, ठीक है। इससे स्वच्छ जल परियोजना, सिंचाई, बिजली उत्पादन होगा। आर्थिक रूप से कमजोर और कम उपजाऊ क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जाएगी। इस प्रस्ताव को चुनौती देते हुए मेधा पाटेकर ने 36 दिवसीय मार्च आयोजित किया था, यानी मेधा पाटेकर ने बोला था भाई कि नर्मदा पर हम बांध नहीं बनने दे, इसलिए उसने क्या 36 दिन का एक मार्च किया था। नर्मदा घाटी
के पड़ोसी राज्यों के बीच एकजुटता का प्रतीक होगी तथा साथ ही सरकार और विश्व बैंक के लिए सीधा चुनौती थी। उन्होंने विश्व बैंक और राज्य सरकार की इस परियोजना से हटकर एक विरोध का प्रतीक के रूप में 36 दिनों तक पैदल चलने का उन्होंने मार्च किया। किसने भैया? मेधा पाटेकर ने, कि ये बांध ना बने। समग्र रूप से बुनियादी विकास परियोजना का अनुपालन न करने के कारण पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर परियोजना को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। इसी से क्या था? मेधा पाटेकर का जन्म है, क्योंकि मेधा पाटेकर जो है वह नर्मदा बचाओ आंदोलन में उभर करके सामने आती है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में रहे, लेकिन मेधा पाटेकर की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने कह सकते भैया 36 दिन तक क्या था? पैदल चली थी। इस नदी पर बांध न बने ताकि नदी की जो वास्तविकता है, जो पर्यावरण है या आसपास लोगों को जो हटाया जाएगा, उससे जो दुर्दशा होगी, वो सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने क्या था? एक आंदोलन किया था। बाद में सरकार क्या करती है? नर्मदा नदी पर जो बांध बनना था, सरदार सरोवर बांध, ध्यान रखना नाम, ठीक है, उसको बाद में सरकार हटा लेती है। ठीक है, ये मेधा पाटेकर की फोटो है, ये आंदोलन करते हुए आपको दिखाई दे रहे मेधा पाटेकर हैं। ठीक है, इन्होंने आंदोलन किया, इन्हीं को हम बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो क्या है, जहाँ जमीन डूबी हमारी, पानी मछली कैसे तुम्हारी, यानी कह सकते कि जमीन तो हमारी डूबी है, पानी और मछली तुम्हारी कैसे, यानी जल तुम क्यों इकट्ठा करो, सरकार को बोल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ये जल आंदोलन था। ठीक है, आप देख सकते हैं आंदोलन स्थल पर मेधा पाटेकर का चित्र है, यहाँ पर बताया भी गया है उनका। ठीक है, और इस पर क्या बना था? सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, इसी परियोजना के आधार पे क्या बांध बन रहा था। ठीक है, कौन सी परियोजना थी? सरदार सरोवर परियोजना। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत क्या बनाया जाता था? बांध बनाया जा रहा था। ठीक है, परियोजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी परियोजना के आधार पे बांध बना था। और गांव जलमग्न होते, बार बार के नर्मदा में भैया बाढ़ आ जाती थी, गांव जलमग्न हो जाते थे, और पानी को एकत्र करने के लिए इस बांध को बनाने का बात की गई थी भाई कि गांव में पानी भर जाता है, इसलिए हमें बांध बनाना चाहिए। ठीक है, इसी को लेकर के सरकार कर रही थी। ठीक है, और आदिवासियों की पुनर्वास। ठीक है, अब भाई जब बांध बनता तो क्या होता कि जो एक तो ये जो जहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी इलाके, मध्य प्रदेश में ज़्यादातर आदिवासी इलाके हैं, तो भाई जब नदी पर बांध बनेगा तो लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा, वहाँ से जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनको पुनर्वास कैसे किया जाए, आदिवासियों को कैसे फिर से बसाया जाएगा, उनके लिए घर कैसे बनेंगे, उनके लिए मकान कैसे बनेंगे, ये भी क्या थी? ये भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, इसको भी लेकर के कह सकते ये आंदोलन की एक बड़ी शाखा बनी कि भाई पुनर्वास या पुनर्निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा, लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा होगी, इसको लेकर के पूरा आंदोलन रहा, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला मेधा पाटेकर ने ये सारा काम किया था कि इससे बहुत ज़्यादा समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, लोगों का पुनर्वास कैसे किया जाएगा, या इसको लेकर के उन्होंने। और बाद में कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस को शुरू करने के लिए उनके परोपकार का उन्होंने धन्यवाद किया कि आपने इस नर्मदा नदी पर बांध नहीं बनेगा, और बाद में कह सकते हैं कि बांध इसको रोक दिया गया था। और बाद में ठीक है, नवनिर्मित बांध के सामने नरेंद्र मोदी है, बांध नई तरीके से बनने की बात की गई थी, यानी लोगों का क्या करना है, लोगों की जो बसावट है, लोगों को सही तरह से किया जाए, लोगों का जो भाई पुनर्वास है या पुनर्निर्माण है उसको हम सही तरीके से करें, उसी को लेकर के जो बांध स्थल पर जल सत्याग्रह करते हुए मेधा पाटेकर जो ये कर रही थी। ठीक है भाई, इसका विरोध बहुत ज़्यादा रहा नर्मदा बचाओ, और ये आप देख सकते हो 14.7 आ गया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 14 को मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, बहुत आसान है, जितना इंपॉर्टेंट है उस कहानी को मैं जरूर एक बार रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आप लोग ना उस चीज़ को समझ सके। तो चैप्टर नंबर 14 हो गया, और इसका लास्ट चैप्टर हम देखें, चैप्टर नंबर 15 है। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है अगला हमारा चैप्टर, क्या चैप्टर नंबर 15 क्या है? भूमि आधारित आंदोलन, खाज और बीज विरोधी। ठीक है, भूमि आधारित आंदोलन यानी भूमि का जो एक प्रकार से भूमि जो खराब हो रही है, इससे हमारा खाद और बीज विरोधी जो आंदोलन है। ठीक है, इसको देखिएगा, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा उसी को हम देखेंगे। भारत में बीज आंदोलन, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, भारत में बीज आंदोलन क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, और एक 15.3 हमारे देश में खनन कार्य से जुड़े भूमि आंदोलन, ये कौन कौन से भैया भूमि आंदोलन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये भूमि आंदोलन और भारत में बीज आंदोलन, इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे क्योंकि आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। खनन विरोधी यानी जो खनन किया जाता है, जो खुदाई होती है, इसका भी काफ़ी विरोध होता है। ठीक है, इसको लेकर के इस सारे आंदोलनों की बात की गई है।
जो जो इम्पोर्टेंट होना है एग्ज़ाम में होता है उसी को देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हमारे देश में खनन कार्य से जुड़े भूमि आंदोलन, ठीक है। पहला जो भूमि आंदोलन कौन सा भैया? तेल रिफाइनरी आंदोलन 1956-57 में हुआ था, तेल रिफाइनरी, ठीक है। तेल रिफाइनरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। रिफाइनरी कोयले जो आंदोलन, इसको देखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में तेल क्षेत्र की पहली प्रमुख और बड़ी खोज नरकटिया में शुरू हुई। उत्तर पूर्वी असम का तेल क्षेत्र का बड़े उत्पादन का समर्थन और सहयोग मिलने की उम्मीद थी, जो अगले तीन वर्षों में देश की आवश्यकता को 1/3 आपूर्ति करने में सक्षम होगा। असम ऑयल कॉरपोरेशन ने कोलकाता में एक नई रिफाइनरी की सिफारिश की, रिफाइनरी बनने का सुझाव दिया। जब भारत सरकार ने असम के दुभुद्री क्षेत्र में बिहार के बौरानी क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करने के संभावित स्थल का स्वरूप का सुझाव दिया, असम में रिफाइनरी स्थापित प्रस्ताव को 3 अप्रैल 1956 में विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने इसके बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दे सकी। असम के लोगों ने सरकार के कदमों को ब्रिटिश तेल हितों को प्रभावित देखा। जून 1957 तक भारत के सरकार ने असम के लोगों की मांग के बावजूद बरौनी में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय किया। इससे असम और ज़्यादातर राजनीतिक हलचल मच गई। असम में रिफाइनरी खोलने के लिए पहला उग्र विरोधी आंदोलन 28 अगस्त 1956 का हुआ। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत विपक्षी दलों के नेतृत्व में ऑल असम ऑयल रिफाइनरी एक्शन कमेटी अध्यक्षता करी गई। विरोध की गंभीरता को दर्ज कराने के लिए विरोध हुई, हड़ताल हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, जनसभा हुई, रोड मार्च हुआ, बड़े स्तर पर इनका आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने कट्टर जनता के विरोधों के सामने नहीं झुकी, बल्कि असम के लोगों की क्षेत्रीय मांगों की पूरी तरीके से अपनी अनभिज्ञता दिखाते हुए बरौनी में रिफाइनरी स्थापित करने का फैसला ले लिया था। तो ये रिफाइनरी आंदोलन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला हमारा क्या है देखिएगा, मेघालय में यूरेनियम खनन और सामाजिक आंदोलन। यानी मेघालय में जो यूरेनियम खनन के लिए वो सरकार करती है, उसका जो आंदोलन होता है 1970 और 1980 के बीच में ये रहा। ठीक है, देखिएगा, जैसा आप जानते हैं कि भारत का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही यूरेनियम की भारी कमी का सामना कर रहा है। यूरेनियम मुख्य रूप से जनजातियों की भूमि पर संबंधित है, इसलिए मेघालय की पश्चिमी खासी पहाड़ियों में यूरेनियम खनन ने इसके मूल निवासियों के बीच में तीव्र शिकायत, घृणा और उत्पन्न विरोध किया। राज्य के स्वामित्व वाली यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत स्थानीय विरोध के कारण बार बार मेघालय के इस खनिज समृद्ध बेल्ट तक पहुंचने से वंचित रखा गया और मना कर दिया गया। इसके बावजूद सरकार स्थानीय लोगों को राजी करने और उनके क्षेत्र तक अपनी पहुंच बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यद्यपि आमतौर पर स्वास्थ्य कारणों से जातीय संप्रभुता के कारण स्वदेशी अधिकारों से संबंधित मुद्दों को हवाला देकर के कुछ लोगों के लिए विशेष रूप से औद्योगिक संदर्भ में एक सुझाई गई है। यानी जो खनन हो रहा था, देखो अगर मेघालय की बात हो, मेघालय की जो जनजाति थी जहाँ पर रहती थी वहाँ पर सरकार खनन कर रही थी यूरेनियम के लिए, तो वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया था। उसका पूरा जो आंदोलन किया था, ये यूरेनियम विरोधी आंदोलन जो हुआ था ये किया गया था। इसको भी बाद में सरकार क्या करती, बाद में वापस ले ली थी, काफ़ी विरोध हुआ था। ठीक है, ये अगला जो इम्पोर्टेंट आंदोलन है देखिएगा। ठीक है, उड़ीसा में इस्पात खनन यानी स्टील का जो खनन हो रहा था, जिसे हम पोक्सो बोलते हैं, इसके खिलाफ जो आंदोलन 2005 से 2017 तक चला। देखिएगा, आइए मैदानी इलाकों में होने वाली कुछ ऐसी गतिविधि आंदोलनों को बारे में जानें। हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विकेंद्रीकरण के साथ कई अंतर्राष्ट्रीय निगमों और कॉरपोरेट हब की आदम देखी गई, जो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार की ओर आकर्षित हो रहे थे। उड़ीसा के जजपुर जिले के कलिंग नगर सुंदरगढ़ इलाके में कच्चे इस्पात की खनन के निकट होने और पारादीप बंदरगाह के साथ इसके व्यवहारिक संपर्क के कारण व्यवसायिक हितों का अड्डा बन गया। यह स्थानीय जनजातियों के बीच अविश्वास की दरार। उन्होंने 2000 के दशक से पहले चरण में खनन निगम द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 2 जनवरी 2006 को टाटा स्टील का विरोध करने पर उड़ीसा पुलिस ने 13 आदिवासियों को मार गिराया। इस प्रकार यह आंदोलन एक उत्साह और बल के साथ शुरू हो चुका था, लेकिन यह पूरी ताकत के साथ शुरू हो सकता था। उसी समय उड़ीसा सरकार ने 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष
एसटीएफ एकत्रित इस्पात नियंत्रण की स्थापना करने के लिए पोक्सो के साथ लगभग 52,000 करोड़ के समझौते पर ज्ञापन सौंपे। पोक्सो को उस समय हमारे देश में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता था। राज्य सरकार इसके बारे में घोषणा करती हुई सेखी बघारती थी कि अपने लोगों के लिए समृद्धि और भलाई लाएगा। हालांकि सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट जगत सिंहपुर जिले के पंचायतों के प्रभावित क्षेत्रों में उन सभी 22,000 लोगों के लिए एक आफत और आपदा बन गया जो वन भूमि पर निर्भर थे, जिसे एक ही झटके में पोक्सो द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। यानी जो सरकार ने जमीन को जो कब्जा कर लिया था, ठीक है। ये उड़ीसा में जो इस प्रकार के आंदोलन को लेकर के इसको बात की गई थी, ठीक है। इसको लेकर के जो सारा आंदोलन चला था, ये सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। जैसे एक है भारत में अन्य खनिज विरोधी आंदोलन, यानी खनिजों की जो खुदाई होती है, ठीक है। देखो भाई, जब खुदाई की जाएगी तो उसमें खनिज निकलेगा, लेकिन वहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं, चीज़ों की खुदाई ना हो, ज़मीन को खुदाई ना हो, उनको हटाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं, वो आंदोलन करते हैं। यानी भारत में अन्य खनिज विरोधी आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, जैसे उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। या अगर मैं बात करूँ उड़ीसा में काफ़ा, जैसे कालाहांडी में हुआ था आंदोलन लोग करके, इन जगहों पर उड़ीसा में काफ़ी हुआ खनिज आंदोलन। छत्तीसगढ़ है, गढ़चिरौली है, यहाँ पर खनिज आंदोलन काफ़ी हुए। ये नहीं कह सकते, जो खनिजों को लेकर के, जो खुदाई को लेकर के कई सारे आंदोलनों को हमें देखते हैं और पढ़ने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट सा। अगला, भारत में बीज आंदोलन, इसको भी देखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। देखिएगा क्या है। चलिए अब हम एक और आंदोलन की बात करते हैं, अर्थात भारत में बीज आंदोलन के किसानों, कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों और उन सभी लोगों द्वारा पूरे देश में व्यापक स्तर पर शुरू किया गया था जो कृषि और उसके संसाधन की खुशहाली और भलाई के लिए चिंताग्रस्त थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीज अब किसान के पारंपरिक संसाधन नहीं, बल्कि इसके बारे में बढ़ चढ़ बातें करते हैं। उन्हें अपने बीजों पर गर्व और घमंड था। बीज का स्वामित्व बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों द्वारा घेरे में था। भारतीय कृषि में लंबे समय से प्रचलित बीज संरक्षण और पारस्परिकता की प्रथा धीरे धीरे गुमनामी में जा रही थी। हरित क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी जैसी उभरती आकस्मिक प्रौद्योगिकियां किसानों द्वारा बोए और पोषित किए गए बीजों में फंसे पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान की अपेक्षा अनदेखी। यानी भारत में जो था भाई, जो बीज है वह सरकार, उसका विदेशी कंपनियां बीजों को न रखें, बल्कि ये जो बीज का जो अधिकार है वह किसान को मिले, इसलिए हुआ था। इसलिए बीज पर अपना महत्व खोते जा रहे थे। इस कारण वंदना शिवा ने कहा, इसका परिणाम यह हो रहा है कि बीज स्वयं विलुप्त हो जा रहा है, क्योंकि बीज का अस्तित्व उसके समग्र ज्ञान और जानकारी के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। वंदना शिवा ने अफसोस और गहरा खेद व्यक्त किया और पूरी प्रथा को बौद्धिक संपदा अधिकारों की नीतियों को बढ़ावा दिया गया था, जिसे व्यावसायिक संबंधित संपत्ति अधिकारों द्वारा लोकप्रिय बन गया। पश्चिम में IPR ढांचे ने अंतर्राष्ट्रीय निगमों को किसानों द्वारा वाहन किए गए बीजों का स्वदेशी ज्ञान और जानकारी का अपहरण करने और बीज निगमों की निजी संपत्ति के रूप में पेश करने की प्रेरित किया। किसान की मूल संपत्ति का कब्जा करने और खुद को बीज के मालिक के रूप में झूठा दावा करने के इन तरीकों ने कृषि क्षेत्र में गंभीर रूप से अपंग कर दिया। यह धीरे धीरे कृषि क्षेत्रों की अन्य क्षेत्रों में फैल गया। इस प्रकार बीज बंटवारे, वितरण, पारस्परिकता और संरक्षण की उस प्रक्रिया को विफल कर दिया जो हमारे किसान लंबे समय से कर रहे थे। इसका हमारी कृषि संस्कृति तथा इसकी व्यापक परिधि पर गंभीर प्रभाव पड़ा। शिवा सही हैं और उन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप समुदाय के भीतर उसके बीज मुक्त साझाकरण को प्रतिबंधित करते हुए बीज पर एकाधिकार कॉरपोरेट का नियंत्रण हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो बीज है, ठीक है भाई, जब कोई फसल होती है उसके लिए बीज खरीदा जाता है, तो ज़्यादातर क्या होता है, बीज हमें खरीद कर लाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बीज हम कहाँ से खरीद लें, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बीज बना रही हैं, उन बीजों को खरीदा जा रहा है। लेकिन कह सकते हैं तो किसान का है ना भाई, किसान तो फसल उगाता है, तो जो बीज है वह बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार क्यों बेच रही थी। यानी उसी बीज को लेकर के बीज आंदोलन किया गया था। यानी कह सकते हैं किसान जो है पूरी फसल वही उगा रहा है, ठीक है, फसल उसके पास है, लेकिन जो बीज है वो सरकारी बड़े बड़े उद्योग जो हैं, यानी किसान के पास जो बीज का अधिकार नहीं था, उस बीज अधिकार को लेकर के किया गया था। अरे भाई, जब खेत होता है, खेत में जब कोई फसल बोई जाती है उसके लिए बीज चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, बीज को बाजार से लोग खरीद कर लाते हैं, मार्केट से खरीद करके ले आते हैं। तो जिस प्रकार से उद्योगपतियों ने इस बीज
को अपने अधिकार में बना लिया था। भाई आपको बीज आप किसान के पास होता नहीं है, उसको लिए तो बीज खरीद कर लाना पड़ता है। तो इसी को लेकर के क्या बीज आंदोलन किया था। भाई ये किसान की चीज है ना, अरे भाई किसान ही तो खेती कर रहा है, लेकिन उसको जब बुआई करनी पड़ती है तो उसके लिए क्या करना भाई, मार्केट से बीज खरीद कर। अरे बहुत सारे, अगर आप बाहर निकलोगे, अगर आप गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि भाई जान लो किसी को आलू लगानी है, किसी को बोना है, किसी को धान बोना है, किसी को गेहूं बोना है, तो गेहूं के लिए लोग बीज खरीद कर लाते हैं। तो बीज जो खरीद कर बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े धन्ना सेठ हो, बीज बेचते हैं। तो उसी को लेकर के बीज आंदोलन किया गया था। भाई ये किसानों का अधिकार है, किसान कर ही होना चाहिए, बीज इस प्रकार से बिकने नहीं चाहिए। बाद में देखा बीज को सरकार ने बेचना शुरू किया, ये बीज आंदोलन किया गया था। ठीक है, उसी को लेकर के यहां पर बताया गया भाई बीज आंदोलन क्या है। तो इसमें जो ज्यादातर जो आंदोलन है वो जमीन से जुड़े आंदोलन है, यानी मिट्टी से जुड़े, खुदाई से जुड़े आंदोलन है, जिसको हम इस लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 से क्वेश्चन जरूर आ सकता है भाई, बीज आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। बीज विरोध के बीच कर्नाटक राज्य में, जो कर्नाटक में इस प्रकार का आंदोलन किया था, बीज आंदोलन जो ज्यादातर जो रहा वह कर्नाटक में रहा, कि यहाँ पर किसानों ने इस आंदोलन को बहुत हद तक किया कि जिस प्रकार से बीज में जो धांधली हो रही, जो धोखाधड़ी हो रही, जो करप्शन था, उसको लेकर के बीज बचाव आंदोलन भी उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में क्या होता है भाई, बीज बचाव आंदोलन है, ताकि जो किसान है उसके पास ही बीज का अधिकार, जैसे किसानों को मटर है, टमाटर है, आलू है, ये सोयाबीन है, आलू है, अनानास है, जो फ्रूट है, जो भी फसलें, उनका जो बीज है वो किसानों के राइट में हो, किसानों के अधिकार में। इसलिए बीज बचाव आंदोलन भी 1980 में इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड में इसको किया गया था। तो इस प्रकार से बीज सत्याग्रह भी 1990 में हुआ था। ठीक है, आगे चल करके बीज सत्याग्रह है जो 1990 में इसको किया गया था, ताकि जो किसानों के पास इसका राइट और पूरा अधिकार बीज का बचा रहे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो लगभग ये चैप्टर जो है यहाँ पर देखोगे तो सारांश आ गया है, चैप्टर नंबर 15 आ गया। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो गया। देखो ये 3 चैप्टर को मैंने आपको इजी में और शॉर्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है, और तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, एक आना ही आना है। ठीक है, आना ही आना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं और आपको फटाफट वीडियो यहां पर मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी बुक पढ़ा दूंगा, इतना तो जरूर पढ़ा दूंगा कि आप एग्जाम में इजी से 70+ मार्क्स आप जरूर आ जाएंगे। 60-70+ मार्क्स या 75+ मार्क्स आप जरूर एग्जाम में गेन कर लेंगे। इतना तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, इतना तो मैं आपको समझा ही देता हूं। तो वीडियो को जरूर देख लेना अच्छे से, एक बार समझे तो दोबारा देख लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आराम से पढ़िए, इजी से पढ़िए। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ये तो इन्वायरमेंट ही सारा है, तो उसी इन्वायरमेंट को अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।